Hello everyone. Just like every time, today we are going to learn something new, but we are going to start today's lecture with a very beautiful thought again. That is work till your signature becomes your autograph. Yes, इतनी मेहनत करिए कि आपका सिग्नेचर ही आपका ऑटोग्राफ बन जाए, आपकी पहचान बन जाए. ओके, इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. वी आर doing our vocabulary series for past lectures, for past some lectures. So उसी को कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में भी. बट यस, आज के लेक्चर में अगेन कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है. हमें बार बार ये एक ही चीज मैंने आप लोगों को बोली, मैंने एक ही चीज के ऊपर फोकस किया बार बार और आपको यही चीज सिखाई है गाइस. बेशक आपको मेरी वीडियोस में थोड़ा लग रहा होगा कि क्या एक ही चीज सिखाए जा रहे हैं, वोकैबुलरी वोकैबुलरी, बट यस, आपको ये चीज जितनी बोरिंग लग रही होगी ना, आपको उतना ही जानने को भी मिल रहा होगा कि भाई ऐसा भी होता है, वोकैबुलरी को इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है. आज तक वोकैबुलरी को आपको एक ही तरीके से सिखाया गया होगा, सिनोनिम लर्न करो, एंटोनिम्स लर्न करो, है ना. लेकिन हमारी वीडियो सिनोनिम एंटोनिम्स पे फोकस्ड नहीं है. लेट मी टेल यू कि जो vocabulary है, that doesn't include only synonyms and antonyms. It includes many other things. It includes homophones, it includes homonyms, it includes uh, phene, and then idiom and phrases are the parts of vocabulary section. Then after that आप क्लोज टेस्ट में vocabulary का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एंड सिनोनिम एंटोनिम्स तो है ही, बट उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं. इडियम फ्रेजेस तो मैंने आपको बता ही दिए, जो वोकैबुलरी का ही पार्ट है. क्लियर. हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ सिनोनिम या एंटोनिम आना ही किसी चीज का वोकैबुलरी है. ये चीज पहले आप अपने माइंड में क्लियर कीजिए. तो इसीलिए वोकैबुलरी को कोई एक छोटा सा पार्ट समझ के इग्नोर नहीं करना है कि क्या हर टाइम वोकैबुलरी हम डिक्शनरी हर किसी के पास होती है. अगर डिक्शनरी से लर्न करा जा सकता और डिक्शनरी से हर कोई अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकता, तो आज की डेट में हर कोई वोकैबुलरी में माहिर होता, हर किसी का दिमाग खुद ब खुद डिक्शनरी बन चुका होता. आई होप मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ और आप लोग मेरी बात से एग्री करते होंगे. क्लियर. अब हम जो आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं वो ये है कि वोकैबुलरी का मेन हमारे सामने मेन पहला जो पॉइंट आता है वो ये, टू लर्न द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड. बट क्या हर वर्ड का सेम मीनिंग होने पर हम उसको सेम तरीके से यूज करते हैं? तो मैंने यही चीज बार बार पिछले लेक्चर्स में आपको बोली कि हर वोकैबुलरी का या हर वर्ड का सेम मीनिंग होने पर भी उसका एक ही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. वही चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. अक्सर हमें क्या होता है, हम कुछ वर्ड्स लेते हैं, उनका सेम मीनिंग लगता है तो हम सोचते हैं सेम ही है. जैसे रीजन और कॉज, अगर हम उसका मीनिंग सोचें हिंदी में तो मीनिंग एक जैसा ही है, बट उनको यूटिलाइज अलग अलग तरीके से किया जा सकता है. कस्टमर एंड क्लाइंट, दोनों का मीनिंग एक ही तरीके का होता है हिंदी में, लेकिन उनको यूज करते टाइम पे देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू. उसी तरीके के कुछ वर्ड्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से पहला ही जो पेयर ऑफ वर्ड मैंने लिया है आपके सामने, दैट इज बिलीव एंड सपोज. तो बिलीव करो, जैसे हम बहुत बार मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आप बिलीव करो कि ऐसा है. ठीक है. आप सपोज करो कि ऐसा है, आप इमेजिन करो कि ऐसा है. तो अक्सर हम इन वर्ड्स, सभी वर्ड्स को ना लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं. हम सोचते हैं सभी वर्ड्स का मीनिंग सेम ही है, बट क्या हम उसका एक्यूरेट यूज करते हैं, क्या हम उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं व्हेन वी राइट एनीथिंग, व्हेन वी राइट एनी पैराग्राफ, व्हेन वी राइटिंग एनी एसे और समथिंग एल्स. भाई राइटिंग सेक्शन स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो पहले अपने वोकैबुलरी पे काम कीजिए प्लीज. वोकैबुलरी और ग्रामर, जब तक आपकी ये दो चीजें स्ट्रॉन्ग नहीं है, यू इवन कांट इमेजिन ऑफ डूइंग एनी राइटिंग सेक्शंस, यू कांट थिंक ऑफ डूइंग एनी राइटिंग पीस. सीबीएसई के स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही आता है कि उनका राइटिंग सेक्शन बहुत अच्छा होता है और वो लिखते भी सही है, नो डाउट, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने ये लिखा है, बट क्यों लिखा है, ये आया है तो क्यों आया, उसके पीछे का रूल क्या है ना, दे डोंट नो इट.
ओके तो आज के लेक्चर में हम वही कुछ डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले ही वर्ड से, दैट इज बिलीव और सपोज। इन दोनों ही वर्ड्स का हिंदी में मीनिंग सेम होता है, बट जब हम सेंटेंस लिखते हैं बिलीव, तो बिलीव करने का मतलब होता है किसी पे विश्वास करना या ये मानना कि ऐसा है या नहीं है। बट सपोज करने का मतलब हो गया कि आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। सपोज करने का मतलब वो चीज है नहीं है और आप सिर्फ इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है, बट बिलीव में ऑलरेडी एक चीज है, बस आप उसे मानते हो या नहीं मानते हो का कंसेप्ट है। सो दैट्स व्हाई आई बिलीव दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। वो ऑनेस्ट मैन है या नहीं है ये अलग कंसेप्ट है, पर क्या आप मानते हो कि वो ऑनेस्ट है या नहीं है। ठीक उसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे पास है, दैट इज सपोज। डोंट सपोज दैट, आप इमेजिन मत करो कि वो ऑनेस्ट मैन है, वो ऑनेस्ट है या नहीं, बट आप इमेजिन कर रहे हो। ये फैक्चुअल है या नहीं, बट आप इमेजिन कर रहे हो। क्लियर। तो दोनों वर्ड्स में एक ह्यूज डिफरेंस है। नेक्स्ट जो पेयर ऑफ वर्ड है, दैट इज टेम्पेस्ट एंड स्टॉर्म। दोनों का मीनिंग तूफान ही है, लेकिन क्या दोनों वर्ड्स को हर जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है? नो। व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्पेस्ट, तो ये वो तूफान है जो पानी में आता है, आई मीन टू से समुंदर में आता है। तो शिप के लिए यूज किया जाता है, या आप समुद्री यात्रा के टाइम पे अगर आप तूफान की बात करते हो तो आप इस तूफान की बात करते हो, टेम्पेस्ट की। ऑन द अदर हैंड, जब आप जो हवा का तूफान जो आता है, ठीक, या क्लाउड्स का जो तूफान, ये सॉरी, हवा से जो तूफान आता है, एयर की वजह से जो तूफान होता है, या डस्ट की वजह से जो तूफान होता है, उसको हम स्टॉर्म कहते हैं। तो दोनों तूफान, मीनिंग तो दोनों का तूफान ही है ना, लेकिन क्या दोनों का यूज भी सेम है? नो। ठीक। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड जो है, ड्राउन एंड सिंक। दोनों का मतलब डूबना ही होता है, बट क्या हम दोनों ही वर्ड को हर जगह पे सेम इस्तेमाल कर सकते हैं? सो अगेन, नो, वी कांट यूज देम फॉर ईच अदर। हम एक दूसरे के लिए या एक दूसरे की प्लेस पे इनको यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का यूटिलाइजेशन डिफरेंट है। जब आप किसी लिविंग थिंग के डूबने की बात करते हो तो ड्राउन वर्ड आता है, लेकिन जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग के डूबने की बात करते हो तो सिंक वर्ड आता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है या नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है हमारे पास, वेकेंट एंड एम्प्टी। तो वेकेंट क्या है? दिस इज अ वेकेंट पीरियड। एम्प्टी क्या है? खाली। अब दोनों का मतलब खाली है, वेकेंट और एम्प्टी दोनों का मतलब खाली है, लेकिन जब हम थिंग्स के खाली होने की बात करते हैं ना, थिंग्स के खाली होने की बात करते हैं, जैसे ब्रेन, हम बोलते हैं ना इसका ब्रेन बिल्कुल खाली है, इसका दिमाग बिल्कुल खाली है, तो ब्रेन भी यहाँ पे क्या है इज कंपेयर टू दी थिंग, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी। एम्प्टी ब्रेन है, वेकेंट ब्रेन नहीं है। लेकिन जब आप किसी टाइम की या किसी अब्स्ट्रैक्ट चीज के खाली होने की बात करते हैं, जैसे पोस्ट खाली नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमारे स्कूल में टीचर की कोई पोस्ट खाली नहीं है, तो उसके लिए हम वेकेंट वर्ड यूज करते हैं। अब टाइम है, पीरियड है, तो ये भी क्या है? ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट थिंग है, उसके लिए भी हम वेकेंट यूज करते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स, थिंग्स हम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, जब हम थिंग्स की बात करते हैं उसके लिए हम एम्प्टी वर्ड यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स जो है हमारे पास, दैट इज बैटल एंड वॉर। दोनों का मतलब तो युद्ध ही है ना, दोनों का मतलब लड़ाई है, ठीक है, लड़ाई। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? बैटल जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की लड़ाई को बोला जाता है, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस की लड़ाई को बोला जाता है। बट जब सीरीज ऑफ वॉर, वो बैटल होती हैं, उनको वॉर बोला जाता है। वॉर क्या है? जिसमें बहुत सारी बैटल्स इंक्लूडेड होती हैं। इट्स काइंड ऑफ कि एक बुक है और बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर और बुक में जैसा डिफरेंस है वैसा ही बैटल और वॉर में डिफरेंस है। तो जैसे यहाँ पे है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो बहुत सारी बैटल्स लड़ी गई। जब वर्ल्ड विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पे बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयां चली गई, लड़ी गई, ठीक है। तो बैटल्स क्या है? किसी पर्टिकुलर प्लेसेस प्लेसेस की जो लड़ाइयां होती हैं वो बैटल्स हैं। लेकिन ऑल ओवर जो एक ग्रुप है बहुत सारी बैटल्स का, उसको वॉर बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड जो है हमारे सामने, दैट इज कन्फेस एंड एडमिट। कन्फेस क्या होता है? मानना। एडमिट भी क्या होता है? मानना। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम
किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, बट कैसे? जैसे मैंने अपनी गलती मान ली, मैंने अपनी गलती मान ली तो मैंने कन्फेस किया। लेकिन मैंने अगर किसी की बात को मान लिया, देखिए यहाँ पे डिफरेंस समझिए आप। अगर आपके साथ कुछ हो रहा है और आप उसे स्वीकार करते हैं तो आप कन्फेस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी चीज के साथ एग्री करना है ना कि हाँ ऐसा है, एग्री करना इज एडमिट करना, बट किसी चीज को स्वीकार कर लेना कि हाँ मैंने ऐसा किया या हाँ मैंने ऐसा नहीं किया, तो उसके लिए वर्ड जो हम यूज करते हैं वो है कन्फेस। अब यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखें ना, दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है भाई। ये जो मैं आपको आज का लेक्चर करवा रही हूँ ना, ये लेक्चर यही पॉइंट क्लियर करने के लिए है कि हर वो चीज जिसका मीनिंग सेम हो उसे एक दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, किसी भी वर्ड को किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगेन एक और पेयर ऑफ वर्ड है हमारे पास, डिनाई एंड रिफ्यूज। तो डिनाई का मतलब क्या होता है? इनकार करना। रिफ्यूज का मतलब भी क्या है? इनकार करना। किसी काम को करने से मना करना, किसी काम को करने से मना करने के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज रिफ्यूज। मैंने घर का काम नहीं करना, रिफ्यूज। मैंने उसकी हेल्प नहीं करनी, रिफ्यूज। मैंने उसे पैसे नहीं देने, रिफ्यूज। लेकिन क्या मेरे पास पैसे हैं? इसका हाँ या ना बोलना जो है, ठीक है, वो डिनाई वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगर मैंने बताना है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगी? डिनाई। मेरे पास पैसे नहीं हैं ये बोलना डिनाई है, बट मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा ये बोलना रिफ्यूज है। आई रिफ्यूज टू गिव हिम मनी बट आई डिनाई दैट आई हैव मनी। मैंने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे हैं और मैंने उसे पैसे देने से मना कर दिया। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग आपको सुनने में एक जैसा लग रहा होगा, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस व्हेन वी स्पीक देम। क्लियर? तो वैसे ही उसने मना कर दिया कि वो गरीबी में पैदा हुआ है, लेकिन उसने मुझे मदद करने, कोई एक्ट करने से मना करना ना, दैट इज रिफ्यूज। लेकिन किसी चीज को एग्री करने से मना करना, दैट इज डिनाई। क्लियर? नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है डाउट एंड सस्पेक्ट। दोनों का मतलब शक करना है ना। यहाँ पे भी अगेन दोनों वर्ड्स दिखते एक जैसे हैं मीनिंग वाइज, लेकिन यूज दोनों का डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे होता है। जैसे कि पहला वर्ड है हमारे पास डाउट, तो आई डाउट दैट ही विल कम। मुझे उसके आने पे संदेह था, मुझे उसके आने पे शक था। लेकिन आई सस्पेक्टेड हिम टू बी अ थीफ। मुझे शक था कि वो चोर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे किसी के क्या होने, क्या ना होने पर शक है, तो सस्पेक्ट। क्या होने और क्या ना होने पर शक है, तो सस्पेक्ट। मुझे क्या एक्शन होने पे शक है। क्लियर? मुझे क्या एक्ट होने पे शक है कि ये एक्ट होगा या नहीं होगा। यहाँ पे ना एक वर्ब और नाउन वाला डिफरेंस है। अगर कोई नाउन कुछ है, वो नाउन कैसा है, उसके ऊपर मुझे शक है तो सस्पेक्ट है। क्लियर? बट अगर कोई वर्ब यानी कि कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर मुझे डाउट था, मुझे पहले ही डाउट था मैं एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाऊंगा, मुझे पहले ही डाउट था वो पास नहीं होगा। तो इस तरह का जो डाउट है, ये वर्ड जो है वो एक्शन से रिलेटेड है। बट मुझे शक था कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। तो वो पर्सन कैसा है और उस पर्सन का एक्ट कैसा है, इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। तो इसीलिए ये वर्ड्स को प्लीज बहुत अच्छे से गो थ्रू करें। और भी वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं गाइस, मैं आपके साथ सिर्फ कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स डिस्कस कर रही हूँ, बट इस तरह के थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स हैं जिनका हिंदी में मीनिंग तो सेम होता है, बट यूज करते टाइम पे उनका जो यूटिलाइजेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। आई होप मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी और समझ भी आ रही होंगी और यूजफुल लग रही होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज इन्हें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, बेल आइकन बटन को दबाएं सो दैट नेक्स्ट वीडियोस को आप देख पाएं जब भी नई वीडियोस आए। और ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा क्योंकि आप अगली वीडियोस को देख पाएंगे, अगला कुछ नया सीख पाएंगे। एंड प्लीज गाइज, मेरी वीडियोस का मोटिव सिर्फ अपना लेक्चर्स कन्वे करना ही नहीं है। मेरी वीडियोस का मोटिव ये है कि आप लोगों तक मैं कुछ अच्छा पहुंचा सकूं। सो प्लीज उसमें मेरा पार्ट बने, मेरी हेल्प करें उसमें। So thank you very much. See you in the next video.